गुड मॉर्निंग। सो लास्ट लेक्चर में हमने नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के जो रिसेप्टर्स हैं जो कि साइटोसोल में और न्यूक्लियस के अंदर टाइप 1 और टाइप 2 पाए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा जब हम नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स के बारे में बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कि हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की तरह ही एक्ट करते हैं और ये भी हमारे स्टेरॉयडल जो हार्मोन्स हैं उन्हीं की तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सीधे ही साइटोसोल में आ जाते हैं। इनको किसी असिस्टेंस की जरूरत नहीं होती है कि कोई रिसेप्टर जो है वो इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिसीव करे, बल्कि ये नॉर्मली ही डिफ्यूज करके साइटोसोल के अंदर आ जाते हैं। तो इन्हीं में से एक जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसकी सिग्नलिंग के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड की जो सिग्नलिंग है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल एक सिग्नलिंग है हमारी बॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे न्यूरॉन्स के अंदर, जो हमारा ब्रेन है ब्रेन के अंदर, इसके अलावा हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, इसके अलावा हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इन सभी सिस्टम्स के अंदर, इन सभी जगहों के अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड की सिग्नलिंग है वो देखने को मिलती है। तो आज हम इसी नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड की ही कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसको हम केमिकली देखें तो NO, ये है हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड। ये एक गैसियस मॉलिक्यूल है, ये एक गैसियस मॉलिक्यूल है। इसके अलावा ये हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। बहुत ज्यादा जल्दी ये रिएक्ट कर जाता है बाकी जो पेरोक्साइड्स पाए जाते हैं सेल के साइटोसोल के अंदर या फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के अंदर, उनके साथ में ये जल्दी से रिएक्ट करके किसी और कंपाउंड के अंदर चेंज हो जाता है। इसके अलावा इसकी जो हाफ लाइफ है वो भी बहुत कम होती है। इसकी जो हाफ लाइफ है वो भी बहुत शॉर्ट होती है, 3 to 5 सेकेंड्स। तो ये बनने के 3 से 5 सेकंड के अंदर अंदर डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। और इसीलिए चूंकि इसकी हाफ लाइफ बहुत कम है, इसीलिए जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसको हमारी बॉडी में स्टोर करके नहीं रखा जाता है, बल्कि जब जहां जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग इसको तुरंत ही बनाया जाता है, इसका सिंथेसिस करवाया जाता है सेल्स के द्वारा। तो इसके सिंथेसिस के, इसकी जो सिंथेसिस है इसकी एक लंबी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में एक एंजाइम काम में आता है जिस एंजाइम का नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। ये जो एंजाइम है इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज है इसको शॉर्ट में NOS कहा जाता है। ये एक्चुअल में करता क्या है, ये हमारी सेल में जो अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं उन्हीं अमीनो एसिड्स में से एक अमीनो एसिड है हमारा आर्जिनिन। आर्जिनिन, इस आर्जिनिन को जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम है ये कन्वर्ट कर देता है नाइट्रिक ऑक्साइड और प्लस में सिट्रुलिन। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है और सिट्रुलिन बन जाता है आर्जिनिन से। किसकी हेल्प से? नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज की हेल्प से। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज है ये किन जगहों पर पाया जा रहा है हमारी बॉडी में, उसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग टाइप का होता है। तो इसमें पहला जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज है उसका जो टाइप है वो है हमारा NOS, जो कि हमारे न्यूरॉन्स के अंदर, हमारे जो न्यूरल टिश्यू है इस न्यूरल टिश्यू के अंदर जब पाया जाता है इसको NOS कहा जाता है। दूसरी तरफ जो हमारा एंडोथीलियल सेल्स के अंदर, जो हमारी ब्लड वेसल्स की जो एंडोथीलियल सेल्स हैं उनके अंदर जब ये पाया जाता है तो उसको हम ENOS कहते हैं, एंडोथीलियल NOS। अब ENOS जो है ये भी दो टाइप का होता है। पहला तो होता है INOS और दूसरा होता है CNOS। INOS का मतलब होता है इंड्यूसिबल NOS, इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, जो कि हमारी मैक्रोफेजेस के द्वारा, जो हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं उनके द्वारा ये सीक्रेट किया जाता है जब जब इसकी आवश्यकता होती है तब। और जो CNOS जो होता है ये हमारे जो एंडोथीलियल सेल्स होती हैं, जो हमारी एंडोथीलियल सेल्स होती हैं उन एंडोथीलियल सेल्स के अंदर ये परमानेंटली ही पाया जाता है। तो कहने का मतलब जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज है ये
न्यूरॉन्स के अंदर हमारे न्यूरल टिश्यू जो है उसके अंदर NNOS के फॉर्म में पाया जाता है। दूसरी तरफ हमारी जो एंडोथेलियल सेल्स हैं उनके अंदर ENOS के फॉर्म में पाया जाता है। और इसके अलावा ये दो टाइप का होता है, ये INOS जो कि मैक्रोफेजेस के द्वारा। मैक्रोफेजेस का क्या काम है, जब कभी हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम जो मैक्रोफेजेस हैं ये एक्टिवेट होती हैं और ये एक्टिवेट होकर के अपने अंदर INOS जो है उसको एक्टिवेट कराती हैं, उसको सिंथेसिस करवाती हैं। लेकिन जो एंडोथेलियल सेल्स जो होती हैं हमारी, इनके अंदर CNOS पहले से ही पाया जाता है और ये इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन जब जब इसकी जरूरत होती है तब इसको एक्टिवेट करवाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा बना हुआ NO जो है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है, इसका काम क्या है। जो बना हुआ हमारा NO है ये एक्चुअल में हमारी बॉडी में वैसोडाइलेशन में हेल्प करता है। वैसोडाइलेशन क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, हमारी जो आर्टरीज हैं, इनमें एक कैपेसिटी होती है और वो कैपेसिटी क्या है कि जहां कहीं ब्लड फ्लो की या ब्लड की आवश्यकता हमारी बॉडी को ज्यादा होती है, उस तरफ की जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वो अपने डायमीटर को थोड़ा सा वाइड कर लेती हैं, अपना जो डायमीटर है उसको थोड़ा सा बढ़ा लेती हैं। इसकी वजह से उस तरफ जो ब्लड का फ्लो है वो बढ़ जाता है, ताकि वहां पर अगर कोई इंफेक्शन हुआ है या और कुछ फंक्शन अगर वहां पर परफॉर्म करने हैं तो वो आसानी से किए जा सके। तो जो NO का जो सबसे मेन फंक्शन है वो है हमारा वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट करना, ये NO का सबसे मेन फंक्शन है। तो अब हम देखते हैं कि जो वैसोडाइलेशन है वो किस तरीके से होता है। तो उसको देखने से पहले हम एक बार हमारे जो वेसल्स जो हैं, हमारी ब्लड वेसल्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि उनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, ताकि हमें समझने में इसको आसानी हो सके। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है। तो ब्लड वेसल्स की जो ये वाला सेक्शन जो है ये हमारा ब्लड वेसल्स का TS है। TS का मतलब अगर हम ब्लड वेसल जो है उसको यूं काट देंगे, उसको सामने से अगर हम देखेंगे तो हमें सामने से यूं 3 लेयर्स दिखाई देंगी। पहली जो अंदर वाली लेयर है, उसके बाद बीच वाली लेयर है और उसके बाद में सबसे बाहर वाली लेयर है। तो ये जो 3 लेयर्स हैं ये दिखाई देंगे और यही इसको एलोबोरेट करके हम एक साइड से यूं काट करके और फिर देख रहे हैं। तो ये वाली सबसे अंदर की लेयर, ये बीच वाली लेयर और ये सबसे बाहर वाली लेयर। अब जो सबसे अंदर की लेयर है इसको हम ट्यूनिका इंटरना कहते हैं। जो दूसरी लेयर है हमारी ब्लैक वाली, इसको हम ट्यूनिका मीडिया कहते हैं। और जो हमारी लास्ट सबसे बाहर की लेयर है इसको हम ट्यूनिका एडवेंटिशिया या फिर ट्यूनिका एक्सटर्ना भी कहते हैं। ट्यूनिका एक्सटर्ना, इस तरीके से ये जो तीनों लेयर्स हैं ये हमारी इसके अंदर पाई जाती है, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर पाई जाती है। अब जो ये हमारा सबसे अंदर का ट्यूनिका इंटरना जो है, इसके अंदर की जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं ये होती है हमारी सिंपल स्क्वेमस टाइप की, सिंपल स्क्वेमस टाइप की। ठीक है, ये सिंगल एक लेयर जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं। इसके बाद में जो हमारी सेकंड जो है ट्यूनिका मीडिया, इस ट्यूनिका मीडिया के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं ये होती हैं हमारी स्मूथ मसल सेल्स। तो इसके अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं इनको हम कहते हैं स्मूथ मसल सेल्स। ठीक है, तो जो स्मूथ मसल सेल्स हैं ये पाए जाते हैं हमारे ट्यूनिका मीडिया के अंदर। और जो हमारा ट्यूनिका एक्सटर्ना जो बाहर का जो इसकी कवरिंग है, इसके अंदर कुछ फाइबर्स जैसे कि कोलेजन फाइबर्स हो गए। तो ये कोलेजन फाइबर्स जो है इनसे मिलकर के ये बना हुआ है, जैसे कि कोलेजन। तो इस तरीके से जो हमारी पूरी ब्लड वेसल की जो स्ट्रक्चर है ये होती है। तो अब हम जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी हम इसमें देखेंगे कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी सेल्स के अंदर हमने बात की थी कि ये इंस्टेंटली बनाई जाती है। तो बनाई कहाँ जाती है? बनाई जाती है हमारे सिंपल स्क्वेमस वाली जो हमारी एंडोथेलियल सेल्स है। ये जो सेल्स है इनको कहा जाता है एंडोथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स, जो कि हमारे डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में होती हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या बह रहा है? इसके अंदर ब्लड बह रहा है। ये जो है ये क्या बह रहा है? यहाँ पे ब्लड बह रहा है और इसको कह रहे हैं क्या अपन? एंडोथेलियल सेल्स। और ओके, तो ये है हमारी एंडोथेलियल सेल्स। तो हम बात कर रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग की। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है हमने बात की थी कि ये इंस्टेंटली बनाई जाती है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर। तो बनाई कहाँ जाती है? हमारी जो एंडोथेलियल सेल्स है इनके अंदर ये बनाई जाती है। लेकिन ये फंक्शन कहाँ करती है? ये फंक्शन करती है हमारे जो
ट्यूनिका मीडिया की जो स्मूथ मसल सेल्स हैं, ये जो ब्लैक वाली सेल्स दिखाई दे रही हैं, इन ब्लैक वाली सेल्स के अंदर जाकर के ये काम करती हैं। और काम क्या है इनका? वैसोडाइलेशन। और वैसोडाइलेशन कैसे होता है? हमारी जो ये मसल सेल्स हैं, ये मसल सेल्स डायलेट करती हैं, ये रिलैक्स करती हैं एक तरीके से, तब जाकर के हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट करती हैं। जब हमारी स्मूथ मसल सेल्स रिलैक्स करती हैं तो जो इसका ल्यूमेन जो है, ये जो ल्यूमेन है, ये बीच वाला जो पार्ट है, जो खाली पार्ट होगा, इसको कहते हैं हम ल्यूमेन। ये जो ल्यूमेन है इसका डायमीटर जो है ये बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो फंक्शन है ये होता है। अब हम इसकी एक्चुअल जो मैकेनिज्म है कि किस तरीके से ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं होते हैं वो हम देखते हैं। तो अभी आपको यहां तक एक चीज समझ में आ गई होगी कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो बनती है वो बनती है हमारे सिंपल स्क्वेमस वाली, मतलब एंडोथेलियल सेल्स जो है इनके अंदर बनती है। और यहां से बनकर के इसकी सिग्नलिंग होती है फिर कहां पर? इस तरफ, जो बाहर की तरफ की जो ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर ये चली जाती है, जो हमारी स्मूथ मसल सेल्स हैं उनके अंदर चली जाती है। और फिर जो एक्चुअल में जो रिलैक्सेशन होता है वो होता है हमारी स्मूथ मसल सेल्स के अंदर, जो कि रिलैक्स होंगी तो थोड़ी दूर दूर होंगी, और दूर दूर होने की वजह से जो ल्यूमेन का जो साइज है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब हम इसकी जो एक्चुअल मैकेनिज्म है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग है वो किस तरीके से होती है वो हम अब देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारी सेल्स के अंदर हमारे जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर कैसे नाइट्रिक ऑक्साइड का सिंथेसिस होता है और कैसे इसके अंदर रिलैक्सेशन होता है। तो रिलैक्सेशन के लिए हमने देखा था अभी कि नाइट्रिक ऑक्साइड के सिंथेसिस के लिए जो आर्जिनिन जो होता है, आर्जिनिन को कन्वर्ट होना होता है किसके अंदर? नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर, और साथ में सिट्रुलिन जो बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो एंजाइम काम में आता है उसका नाम है NOS, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। ठीक है, तो ये जो NOS है इसको एक्टिवेट करना जरूरी है। ये हमारी जो एपिथेलियल सेल्स जो हमारी एंडोथेलियल सेल्स जो होती हैं इनके अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसको एक्टिव करना जरूरी होता है। तो इसके एक्टिवेशन के लिए दो प्रोसेस हैं। पहली तो होती है जो कि फ्लो मीडिएटेड होती है। फ्लो मीडिएटेड का मतलब क्या है कि मान लो कि किसी जगह पर एकदम से ही ज्यादा ब्लड फ्लो होने लग जाए, तो ज्यादा ब्लड फ्लो होने की वजह से चूंकि ब्लड फ्लो इसमें होगा तो यहाँ की जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, ये जो रेड कलर वाली दिखाई दे रही है, ये हमारी एंडोथेलियल सेल्स हैं, इनके ऊपर एक प्रेशर आएगा, और वो जो प्रेशर है वो प्रेशर की वजह से हमारा जो NOS है वो एक्टिवेट होगा और आर्जिनिन को NO के अंदर चेंज करेगा ताकि जो आगे की प्रोसेस है वो हो सके। दूसरा जो प्रोसेस है NOS को एक्टिवेट करने की वो है कि हमारा कोई न्यूरल सिग्नल जो है वो हमारी इन सेल्स के पास में आए। तो अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं हम कि अगर कोई न्यूरल सिग्नल आता है तो किस तरीके से जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो रिलैक्स करती हैं, किस तरीके से डायलेट होती हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि जैसे ही हमारी एंडोथेलियल सेल्स के पास में कोई न्यूरल सिग्नल आता है, तो ये जो बात कर रहे हैं हम, ये वाली जो सेल है ये तो है रेड कलर वाली एंडोथेलियल सेल, और जो ये सेल है ये है हमारी स्मूथ मसल सेल जो कि मस्कुलर सेल है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहां से कि इसके पास में कोई न्यूरल सिग्नल आया कि ब्लड वेसल्स जो है उसको डायलेट करना है। तो क्या होता है, तो सबसे पहले तो यहां पर मान लो किसी न्यूरॉन के द्वारा कोई सिग्नल आया है। ठीक है, ये सिग्नल आ गया और ये सिग्नल है मान लो एसिटाइल कोलिन हो सकता है, ये फिर या फिर ये ब्रैडीकाइनिन हो सकता है। इस तरीके का कोई सिग्नल आया है जो कि वैसोडाइलेटर की तरह काम करते हैं। तो जैसे ही ये सिग्नल आता है वैसे ही हमारे जो एंडोथेलियल सेल्स हैं इनके अंदर कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। यहां पर ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं इस तरीके से, और इनको बोलते हैं हम GPCR। ये जो रिसेप्टर्स हैं इनको बोलते हैं हम GPCR, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ये रिसेप्टर के पास जैसे ही एसिटाइल कोलिन या फिर ब्रैडीकाइनिन आता है तो ये इस रिसेप्टर जो है स्टिमुलेट होता है, और स्टिमुलेट होने की वजह से इसके अंदर की तरफ कुछ जी प्रोटीन्स पाई जाती हैं। इसका नाम क्या है? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। इसके अंदर कुछ जी प्रोटीन्स पाई जाती हैं, और जी प्रोटीन्स जो है ये एक ट्राइमर के फॉर्म में पाया जाता है इस तरीके से, G अल्फा Q, ये यहां पर बीटा है और ये यहां पर गामा है। इस तरीके से ये G अल्फा ये Q है। ठीक है, इस तरीके से ये एक ट्राइमर के फॉर्म में जी प्रोटीन जो है ये कपल्ड होती है किसके साथ में? हमारे रिसेप्टर के साथ में। लेकिन जैसे ही यहां पर हमारा रिसेप्टर जो हमारा सिग्नल है वो आकर के बाइंड होता है, वैसे ही हमारा जो रिसेप्टर है वो स्टिमुलेट होता है, और उसके स्टिमुलेशन की वजह से इसमें कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होते हैं, और कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होने की वजह से जो हमारा ये जो ट्राइमर वाला जो पार्ट है, इस ट्राइमर वाले पार्ट के पास में पहले GDP बाउंड होता है, यहाँ पर GDP बाउंड होता है, लेकिन जैसे ही रिसेप्टर आता है इसके ऊपर जाकर के बाइंड हो जाता है कौन? GTP। तो ये GTP से जैसे ही बाउंड होता है इसमें स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होते हैं, उसकी वजह से जो हमारा G अल्फा Q है ये G अल्फा Q यहाँ से
हट जाता है, यहां से अलग हो जाता है, और जो बीटा गामा जो है वो भी अलग हो जाते हैं। बीटा गामा का कॉम्प्लेक्स अलग रहता है, लेकिन जो जी अल्फा क्यू है वो अलग हो जाता है। अब हमारा जो जी अल्फा क्यू है ये जाता है हमारे एक और एंजाइम के पास में, जिसका नाम है PLC बीटा। ये भी कहां पाया जाता है? ये हमारे इसी मेम्ब्रेन, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है फोस्फोलाइपेज सी बीटा। ठीक है, फोस्फोलाइपेज सी बीटा के पास में जाता है हमारा एक्टिवेटेड, जिसके ऊपर की जीटीपी बाउंड है, ये वाला जी अल्फा क्यू, और ये जाकर के इसको स्टिमुलेट करता है। और जैसे ही ये स्टिमुलेट होता है तो यहां पर एक दूसरा प्रोटीन पाया जाता है, एक दूसरा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम है PIP2। यहां पर एक दूसरा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम है PIP2, फोस्फोइनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट, फोस्फोइनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट। तो ये जो PLC बीटा जो है ये जाकर के इसको PIP2 जो है इसको एक्टिवेट करेगा, इसको स्टिमुलेट करेगा। और जैसे ही ये स्टिमुलेट होगा इसमें से दो चीजें बन जाएंगी, और दो में से एक तो बनेगा IP3 और दूसरा जो है ये बनेगा DAG, DAG। डैग जो है वो अभी भी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में ही बाउंडेड फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन जो IP3 है वो हमारे साइटोसोल के अंदर आ जाएगा। ये सारी प्रोसेस कहां हो रही है? ये सारी प्रोसेस हमारी जो एंडोथेलियल सेल्स हैं उनके अंदर हो रही है। ठीक है, जैसे ही GPCR के ऊपर एसिटाइलकोलिन या ब्रेडिकाइनिन आकर के जुड़ा, वैसे ही इसके अंदर जो हमारा जी अल्फा क्यू था, जो कि GDP बाउंड फॉर्म में था, उसमें कुछ स्ट्रक्चर ये स्टिमुलेट हुआ, और इसके स्टिमुलेट होने की वजह से जो GDP जो था वो GTP के द्वारा हटा दिया गया। और इसके ऊपर जैसे ही GTP जुड़ा इसके अंदर कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हुए, ये यहां से हट गया। ठीक है, यहां से हटने के बाद बीटा और गामा जो कॉम्प्लेक्स था वो तो अलग हो गया, और जो जी अल्फा क्यू जो था वो GTP बाउंड फॉर्म में वो अलग हो गया, और ये अलग होकर के PLC बीटा, फोस्फोलाइपेज सी बीटा, इसको ये एक्टिवेट करता है, और ये एक्टिवेट करता है फोस्फोइनोसिटोल 4,5 बाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट। और ये जो 4,5 बिसफॉस्फेट है, PIP2 है, इसको वापस से क्लीव कर दिया जाता है IP3 और डैग के अंदर। डैग का मतलब होता है डाई असाइल ग्लिसरॉल, और जो हमारा IP3 है इसका मतलब होता है आइनोसिटोल 1,4,5 ट्रिसफॉस्फेट। तो इस तरीके से ये दो चीजों के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब जो हमारा बना हुआ IP3 है ये चला जाता है हमारे इसके अंदर पाए जाने वाले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चला जाता है। तो यहां पर है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कई सारे चैनल्स पाए जाते हैं इस तरीके से, और ये जो चैनल्स हैं ये बंद होते हैं, इनके ऊपर एक गेट लगा हुआ होता है इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से ये बंद होते हैं, और ये जो गेट है इस गेट को हम कहते हैं IP3, इसको हम कहते हैं IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है हमारा कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में भरा हुआ होता है। ठीक है, और ये तब तक नहीं खुल सकता जब तक कि ये जो गेट है ये तब तक नहीं खुल सकता जब तक कि IP3 आकर के इसके ऊपर बाइंड नहीं होता है। अब जैसे ही यहाँ पर IP3 बनेगा, ये IP3 आकर के बाइंड होगा हमारे इस चैनल के ऊपर, और जैसे ही इसके ऊपर ये IP3 बाइंड होगा, ये जो चैनल है ये हमारा खुल जाएगा, और जैसे ही हमारा चैनल खुलेगा वैसे ही हमारे जो कैल्शियम आयंस हैं ये हमारे साइटोसोल के अंदर आना शुरू हो जाएंगे, यहाँ से, और इस तरीके से जो कैल्शियम आयंस हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमारे साइटोसोल के अंदर बढ़ जाएगी। अब जैसे ही ये बढ़ती है तो यहां पर एक और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम कहते हैं कैलमोडुलिन। कैलमोडुलिन का मतलब होता है कैल्शियम मोडुलेटेड प्रोटीन। तो जो ये कैल्शियम मोडुलेटेड प्रोटीन होता है ये कैल्शियम के द्वारा एक्टिवेट किया जाता है। तो जैसे ही यहां पर कैल्शियम आता है, कैलमोडुलिन जो है ये पहले इनएक्टिव फॉर्म में था, लेकिन इसके साथ में जैसे ही कैल्शियम आकर के बाइंड होता है वैसे ही ये एक्टिवेट हो जाता है, और ये जैसे ही एक्टिवेट होता है ये एक्टिवेट करवाता है हमारे NOS को। NOS जो कि इनएक्टिव फॉर्म में था, और ये कौन सा NOS है जो अभी हमने वहां पर बात की थी, ये है CNOS। तो ये जो CNOS है इसको ये एक्टिवेट करवाता है कौन? कैलमोडुलिन और कैल्शियम का जो कॉम्प्लेक्स है ये। अब जैसे ही इसको एक्टिवेट कराएगा तो ये मान लो कि अब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में आ गया। पहले ये इस तरीके से इनएक्टिवेटेड फॉर्म में था, अब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में NOS जो है ये एक्टिवेटेड फॉर्म में आ चुका है।
तो अगली प्रोसेस क्या होगी, अगली प्रोसेस के अंदर हमारा जो आर्जिनिन था, अब हमारा NOS जो है एक्टिवेट हो चुका है, तो अब हमारा जो आर्जिनिन है उसको कन्वर्ट करना है हमको किसमें, हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर। तो अब तो आसानी से हो ही जाएगा, हमारा जो आर्जिनिन है, इस आर्जिनिन को NOS के द्वारा यहां पर ऑक्सीजन और प्लस में NADPH इसके द्वारा इसको मीडिएट किया जाता है। और ये जो आर्जिनिन है ये NO प्लस सिट्रुलिन, इन दो चीजों के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी जो एंडोथेलियल सेल है, जो कि हमारी ब्लड वेसल की जो सबसे अंदर वाली जो सरफेस है उसके अंदर पाई जाती है, इनके अंदर जो NO का सिंथेसिस है वो इस तरीके से होता है। किस तरीके से, जैसे ही एसिटाइल कोलिन या कोई ब्रैडिकाइनिन टाइप का कोई जो सिग्नल है वो यहां पर आता है, वैसे ही GPCR एक्टिवेट होता है। GPCR एक्टिवेट होकर के इसका जो ट्राइमर का जो एक मोनोमर था जो कि है G-alpha-Q, ये यहां से अलग होता है, डिसोसिएट होता है, और डिसोसिएट होने के बाद PLC बीटा को ये एक्टिवेट कराता है, जो कि बदले में PIP2 जो है उसको एक्टिवेट कराता है। और PIP2 जो है ये क्लीव हो जाता है या टूट जाता है दो चीजों में, जिसका नाम है IP3 और दूसरा है DAG। यहां पर इंपॉर्टेंट काम है IP3 का। तो IP3 जो है वो हमारे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं उनके साथ में जाकर के बाइंड होता है, और जैसे ही उनके साथ में बाइंड होगा, कैल्शियम जो है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भरे हुए थे वो बाहर आ जाएंगे, और बाहर आकर के कैल्मोडुलिन के साथ में ये अटैच होंगे, और कैल्मोडुलिन जो है उसको एक्टिवेट करेंगे। अब जो कैल्मोडुलिन और कैल्शियम का जो कॉम्प्लेक्स है, कैल्शियम कैल्मोडुलिन कॉम्प्लेक्स, ये जाकर के जो इनएक्टिव फॉर्म में जो NOS था उसको एक्टिवेट कराएंगे, और जैसे ही NOS एक्टिवेट होगा वैसे ही आर्जिनिन जो है वो ऑक्सीजन और NADPH की प्रेजेंस में NO और साथ में सिट्रुलिन के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो NO बनी है ये हमारी एंडोथेलियल सेल्स के अंदर बन चुकी है। अब अगली प्रोसेस क्या होगी, अगली प्रोसेस है हमको क्या करना है, जो हमारी ब्लड वेसल है उसको डायलेट करना है। तो ब्लड वेसल डायलेट कैसे होगी, अगर हमारी जो स्मूथ मसल सेल्स हैं वो डायलेट हो या वो रिलैक्स हो तो हमारी जो ब्लड वेसल है वो भी रिलैक्स हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। तो ये जो बनी हुई NO है इसके बारे में हमने देखा था, इसका जो हाफ लाइफ है वो बहुत कम होता है, तो ये तुरंत चली जाती है कहां पर, विद इन 3 to 5 सेकंड्स इसको जाना होता है। यहां से ये पूरा का पूरा यही सेल है, इसी सेल के अंदर हो रहा है, तो ये यहां से निकल करके चली जाती है कहां पर, हमारी ये है स्मूथ ब्लैक वाली स्मूथ मसल सेल, यह है स्मूथ मसल सेल। ठीक है, तो ये इसके अंदर चली जाती है। अब जैसे ही ये इस सेल के अंदर जाती है तो यहां पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ग्वानिलेट साइक्लेज या फिर ग्वानिलिल साइक्लेज, ग्वानिलिल साइक्लेज। तो जो ग्वानिलिल साइक्लेज है ये क्या काम करता है, NO जैसे ही इसके ऊपर आएगा, NO इसका जो हीम रीजन होता है, इसका हीम रीजन जो होता है उस हीम रीजन के साथ में जाकर के हमारा NO बाइंड हो जाएगा। फेरस या जो आयरन जो है उसकी प्रेजेंस के अंदर इसके साथ में बाइंड हो जाएगा। अब जैसे ही इसके साथ में बाइंड होगा तो ये होगा एक्टिवेट, और ये एक्टिवेट होकर के क्या करेगा, यहां पर होते हैं हमारे कुछ GTP, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ग्वानिलेट साइक्लेज या ग्वानिलिल साइक्लेज जो है ये GTP का यूज करके इसको चेंज कर देगा किसमें, साइक्लिक GMP में, इसको चेंज कर देगा साइक्लिक GMP के अंदर। अब ये जो साइक्लिक GMP है ये जाकर के एक्टिवेट करेगा एक और प्रोटीन को जिसका नाम है प्रोटीन काइनेज G। ये जो प्रोटीन काइनेज G है इसको एक्टिवेट करेगा साइक्लिक GMP। अब जो एक्टिवेटेड जो PKG है, प्रोटीन काइनेज G है, ये जाकर के एक और प्रोटीन, एक और कॉम्प्लेक्स, एक और एंजाइम जिसका नाम है मायोसिन लाइट चेन फोस्फेटेज। ठीक है, काइनेज एंजाइम है, तो काइनेज का क्या काम है, ये फोस्फोराइलेशन करेगा। तो ये जाकर के फोस्फोराइलेशन किया किसने, इसके ऊपर किसके ऊपर किया इसने, MLCP मायोसिन लाइट चेन फोस्फेटेज, इसके ऊपर इसने फोस्फोराइलेशन किया, इसके ऊपर फोस्फेट ग्रुप का एडिशन किया। तो ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में जो पहले था, अब जैसे इसके ऊपर फोस्फेट ग्रुप का एडिशन हुआ वैसे ये एक्टिवेटेड फॉर्म में चला गया। ठीक है, तो ये जैसे ही एक्टिवेटेड फॉर्म में चला गया तो ये क्या है, फोस्फेटेज। और फोस्फेटेज का क्या काम है, फोस्फेटेज का काम है कि अगर कहीं पर फोस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको हटाना, डीफोस्फोराइलेशन करना। तो यहां पर हमारी जो ये क्या है, स्मूथ मसल सेल है, तो स्मूथ मसल सेल के अंदर क्या होंगी, मायोसिन होंगे, ठीक है, एक्टिन होंगे, मायोसिन होंगे। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो
हमारी एक्टिन फिलामेंट जो होते हैं उसके साथ में मायोसिन इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और इसके मान लो कि इस तरीके से जुड़ा हुआ है और ये जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं ये इसके फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो फॉस्फेट ग्रुप के साथ में ये इस तरीके से ये मायोसिन है और ये एक्टिन है, इस तरीके से ये जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मायोसिन की जो लाइट चेन है उसके ऊपर जो MLCP है, मायोसिन फोस्फेटेज जो है, ये जाकर के इसके ऊपर फोस्फेट ग्रुप को हटवाएगा, ये जो फोस्फेट ग्रुप जुड़े हुए थे इनको हटवाएगा, डीफॉस्फोराइलेशन करवाएगा। वैसे ही मायोसिन जो है उसके ऊपर से ये क्या हो जाएगा, डीफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। और डीफॉस्फोराइलेशन होने की वजह से जो हमारी मायोसिन चेन है जो कि एक्टिन के साथ में जुड़ी हुई थी ये यहाँ से हट जाएगी और जो हमारी मसल सेल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी। और इस तरीके से जो पूरी प्रोसेस है उसके दौरान जो लास्ट में क्या होगा, हमारी जो ये स्मूथ मसल सेल्स हैं ये रिलैक्स हो जाएंगी। और जैसे ही सारी की सारी रिलैक्स होंगी वैसे ही क्या होगा, पूरी की पूरी जो ब्लड वेसल है वो डायलेट हो जाएगी और यहाँ पर जो ब्लड फ्लो है, क्योंकि हमारा जो ल्यूमेन का जो साइज है, ल्यूमेन का जो डायमीटर है वो बढ़ जाएगा और उसकी वजह से जो हमारा ब्लड फ्लो है वो भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पर हो गया फिर रिलैक्सेशन, और रिलैक्सेशन की वजह से फाइनली हुआ क्या है, हमारा वैसोडाइलेशन। फाइनली हो गया हमारा वैसोडाइलेशन। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, अब ये एक सेल के अंदर हमने देखा है, लेकिन आसपास की जो सारी सेल्स होंगी, इससे निकला हुआ जो NO है ये आसपास की सारी ही स्मूथ मसल सेल्स के अंदर जाएगा। तो लगभग सारी की सारी जो स्मूथ मसल्स हैं जो कि इसके आसपास पाई जाएंगी, मान लो कि ये इतनी लंबी की बात करी है हमने और यहाँ पर हमारा कोई सिग्नल आया था, तो इसके आसपास की जो भी सेल्स होंगी उन सभी के अंदर NO चला जाएगा और सारी की सारी जो स्मूथ मसल सेल्स होंगी वो रिलैक्स कर जाएंगी और जो डायमीटर है वो हमारा बढ़ जाएगा, ताकि जो ब्लड फ्लो है वो यहां पर ज्यादा हो सके, ठीक है। तो इतनी प्रोसेस आई होप आपको समझ में आई होगी। तो अब हम जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो सिग्नलिंग हुई है हमारी, ये जो पूरी प्रोसेस हुई है, वैसोडाइलेशन की प्रोसेस हुई है, इसको रेगुलेट करने वाली भी एक मैकेनिज्म होती है, उसके बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं। तो क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो बना हुआ जो साइक्लिक GMP है, जब तक साइक्लिक GMP इस सेल के अंदर रहेगा उतनी देर तक जो हमारी ये सेल है, मसल सेल जो है, स्मूथ मसल सेल, ये डायलेट होती रहेगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो वैसोडाइलेशन है वो लगातार ही होता रहेगा, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कि लगातार ही वैसोडाइलेशन ना होता रहे, नहीं तो लगातार ही उस तरफ ब्लड फ्लो जो है वो ज्यादा होता रहेगा, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे इन सेल्स के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है और उस एंजाइम का नाम है फोस्फोडाइएस्टरेज 5। फोस्फोडाइएस्टरेज 5। ये जो फोस्फोडाइएस्टरेज 5 है ये एक्चुअल में करता क्या है कि जो एक्सेस में बना हुआ जो साइक्लिक GMP है, मान लो कि काफी सारा GMP बन गया होगा, साइक्लिक GMP बन गया होगा यहाँ पर, तो इस एक्सेस में बने हुए साइक्लिक GMP को इस फोस्फोडाइएस्टरेज 5 के द्वारा इसको GMP के अंदर चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। साइक्लिक GMP से इसको GMP में चेंज कर दिया जाता है, किसके द्वारा, फोस्फोडाइएस्टरेज 5 के द्वारा। इस तरीके से जो एक्सेस में बना हुआ है उसको इधर चेंज कर दिया, तो यहाँ पर इसके लिए जो PKG जो है इसको एक्टिवेट करने के लिए रहेगा नहीं, तो वैसी बात है कि ये जो मायोसिन की जो लाइट चेन है वो डीफॉस्फोराइलेट होगी नहीं, तो जो रिलैक्सेशन है, जो रिलैक्सेशन हुआ था इन स्मूथ मसल सेल्स के अंदर वो नहीं होगा और जो वैसोडाइलेशन की प्रोसेस है वो रुक जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है इसको रेगुलेट करने की, साइक्लिक GMP जो है उसको एक्सेस में जो साइक्लिक GMP है उसको रेगुलेट करने की। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो पूरी प्रोसेस हमने देखी है नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग की, ये हमारी बॉडी में कहां पर काम करती है। तो इसका एक जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो तो है हमारा जो नाइट्रोग्लिसरीन, ये एक ड्रग होती है और ये जो ड्रग है ये हार्ट मसल्स को जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही हो, वहां पर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही हो, उस टाइम जो कंडीशंस होती है इसको एंजीना कहते हैं। तो उस एंजीना के टाइम पर ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है ये दी जाती है। तो ये इसका काम क्या है, इसका काम ये वाली जो प्रोसेस है ये ना करके ये डायरेक्टली NO जो है वो प्रोवाइड करती है पेशेंट को। तो जैसे ही NO जो है उसके पास में होगी तो ये जो प्रोसेस है यहाँ से, ये इसके पहले वाली प्रोसेस का तो फिर कोई रोल है नहीं, तो सिर्फ ये डायरेक्टली NO प्रोवाइड कराएगी और ये जो पूरी प्रोसेस है ये होती रहेगी। वैसोडाइलेशन होगा, तो वैसोडाइलेशन होगा तो जो हार्ट है उस हार्ट के पास में लगातार जो है ब्लड फ्लो बना रहेगा और उसकी वजह से इसको लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग का देखते हैं और वो है जब सेक्सुअल अराउजल के दौरान मेल में चाहे पेनिस का इरेक्शन हो और फीमेल में चाहे इंट्रोइटस से लेकर के और जो क्लाइटोरिस तक का पूरा जो इरेक्टाइल टिश्यू है उसका इरेक्शन हो, दोनों ही इरेक्शंस के दौरान हमारी जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग जो है यही देखने को मिलती है। सेम प्रोसेस उस टाइम भी होती है,
एक सिग्नल यहां पर आएगा, जीपीसीआर के ऊपर बाइंड होगा, पूरी प्रोसेस होगी, एनओ का सिंथेसिस होगा। एनओ का सिंथेसिस होने के बाद में जो कई सारे जो साइक्लिक जीएमपी हैं, ये साइक्लिक जीएमपी का फॉर्मेशन होगा और साइक्लिक जीएमपी के फॉर्मेशन की वजह से अल्टीमेटली होगा क्या, हमारा जो वेसोडाइलेशन है ये वेसोडाइलेशन हो जाएगा और जो ब्लड का फ्लो है वो इन इरेक्टाइल टिश्यूज के अंदर बना रहेगा और उसकी वजह से जो इरेक्शन है वो लगातार होता रहेगा। लेकिन हमने देखा है कि थोड़े टाइम के बाद में जो फॉस्फोडाइएस्टरेज 5 है ये यहां पर आकर के ये जो साइक्लिक जीएमपी बने हुए थे ये इनको यहां से हटा करके और जीएमपी में चेंज करना शुरू कर देगा। अब जो फॉस्फोडाइएस्टरेज 5 है इसको तो अपना काम करना है, इसको ये थोड़ी ना पता है कि आप क्या कर रहे हैं, इसको उस बात से कोई मतलब नहीं है, तो इसको तो अपना काम करना है। तो इसकी इसी प्रॉपर्टी को बाईपास करने के लिए फॉस्फोडाइएस्टरेज 5 की ये जो साइक्लिक जीएमपी वाली जो प्रॉपर्टी है इसी को बाईपास करने के लिए जो वियाग्राज हैं ये वियाग्राज बनाई गई हैं। वियाग्राज के अंदर क्या होता है, वियाग्रा या वाइग्रा एक ही बात है। वाइग्राज के अंदर चाहे वो सिल्डेनाफिल हो, चाहे वो सिल्डेनाफिल हो, चाहे वो टैडालोफिल हो, दोनों ही कंडीशंस के अंदर जो कि वाइग्राज का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ये दोनों ही क्या करते हैं, फॉस्फोडाइएस्टरेज 5 को इनहिबिट कर देते हैं। ये इसको इनहिबिट कर देता है और जैसे ही ये इनहिबिट होगा तो ये काम करना बंद कर देगा और इसके काम करने की बंद करने की वजह से ये जो प्रोसेस है जो कि साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में चेंज कर रहा था ये प्रोसेस नहीं हो पाएगी। और अगर लगातार यहां पर साइक्लिक जीएमपी बना हुआ है तो लगातार वेसोडाइलेशन होता रहेगा और लगातार जो इरेक्शन है वो भी होता रहेगा। तो इस तरीके से जो वाइग्राज जो होते हैं ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी पूरी की पूरी नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी।